नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर का खास प्रोग्राम जिसमें हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। अभी हाल ही में जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक करवाई है, उसके बाद से वहां पर कब्जा कर लिया है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं उनको और उनकी वाइफ को अपहरण तक कर लिया है, अपने देश लेकर आए हैं और उन पर केस चलाया जा रहा है। ट्रंप के हालिया बयानों ने कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरी हैं और चर्चा एक छेड़ दी है, बहस छेड़ दी है कि जिस तरीके से जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों पर ताकत आजमाकर उन पर कुछ भी कर सकते हैं। उसका हालिया उदाहरण वेनेजुएला है। हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, अ, विवेक मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको बहुत बहुत। और नमस्कार। आपके लिए सर, आप काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं सर। खासतौर से अमेरिका की अगर बात करें तो आपका उस पर रुझान काफी रहता है। बड़े इंसाइट्स आपकी तरफ से आते रहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो हालिया प्रकरण हुए हैं अमेरिका में, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने और तमाम बयानबाजी अभी की है हाल ही कुछ देशों को लेकर, वेनेजुएला पर सर कब्जा कर लिया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और क्या ये एक सर सोची सनी रणनीति है या एक पहले से ही प्लान किया हुआ सर एक पूरा अटैक था ये? ए, देखिए, वेनेजुएला में जो हो रहा है उसकी प्लानिंग तो काफ़ी करीबन 2 महीने, 1.5 2 महीने से चल रही थी। और जो थॉट प्रोसेस था वो उससे भी पहले से चल हम्म। रहा था। हम्म। एक जो एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो रीफोकस अमेरिका करना चाह रही है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जो अमेरिकाज है, कनाडा हो हम्म। गया अमेरिका, फिर सेंट्रल अमेरिका और फिर लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका भी कहलाता है। ओके। इस पे एक अलग खासा फोकस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। और हम्म। वो हमेशा अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो अभी उनकी आई है, उसमें भी उन्होंने खासा उजागर किया है कि हमारा फोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बाकी कंट्रीज जो अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं, तो हम्म। रेफरेंस क्लियर है कि चाइना है और कुछ मामलों में रशिया रूस भी है। है। जी। जैसे क्यूबा, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी हम्म। 1959 में, हम्म। उसका एक रिटर्न ऑफ फोकस देखा जा रहा है हम्म। वेनेजुएला में। और इस तरह की ओडेसिटी, ओडेशियस जो कैप्चर, एक्सट्रैक्शन हुई है एक पॉलिटिकल लीडर की, ऐसा बिल्कुल। बहुत कम हुआ है हिस्ट्री में। हालांकि प्रेसिडेंट हैं, मैनुअल नोरिएगा 1989 में पनामा में थे। हालांकि वो हम्म। लीडर नहीं थे, लेकिन वो सब कुछ उन्हीं के अंदर चलता था। हम्म। तो उनका उनका भी कैप्चर सीनियर जॉर्ज बुश ने करवाया था। तो एक एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, लेकिन लीगल प्रेसिडेंट कई मामलों में लीगल जानकार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, नहीं है। क्योंकि ऐसी एक्सट्रैक्शन हुई नहीं है। और इससे वेनेजुएला में पॉलिटिकल, वेनेजुएला के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम्म। इसको इसको इसका अभी अनरावल होना बाकी है। और जैसा आपने देखा कि उन्होंने जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, जो जो इलेक्शन में हार गई थी और मदुरो जीत गए अपेरेंट इलेक्शन में, जिसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि वो इलेक्शन रिग्ड थी, ऑनेस्ट नहीं थी इसीलिए। लेकिन उनको भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं, रेजिम चेंज नहीं किया है। तो उन्होंने एक बड़ा सा एक बड़ा डिस्टिंक्शन दिखाया है इस मामले में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि वो इन्वेजन से थोड़ा सा नीचे हैं। आउटराइट इन्वेजन उन्होंने नहीं किया है, एक पॉलिटिकल एक्सट्रैक्शन की है। और वो इंटरनेशनल लॉ के दायरे में इन्वेजन के तौर पे नहीं जाएगा, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट के तौर पे जाएगा। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की का पॉलिटिकल स्टैंड है, सर, क्या क्योंकि आपको लगता अदरवाइज है? इंटरनेशनल लॉ में तो ये चैलेंज जी। होगी। क्योंकि सर मैं यही सवाल करने वाला था, क्या लगता है कि इंटरनेशनल लॉ का ये उल्लंघन है? हालांकि जिस तरीके से यूएन का इसमें पूरा रोल रहा है वो कहीं ना कहीं संशय के घेरे में रहा है। सर, कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया है उन्होंने। यूएनजीसी की मीटिंग करने की बात की, लेकिन पहले छुट्टी उन्होंने मनाई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। क्या लगता है कि सर उनका एक ये बड़ा ही एक डुलमुल रवैया रवैया रहा है कि अमेरिका कुछ भी करे उस पर शांत रहना है उन्होंने? देखिए, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र का जो हिस्टोरिकल ट्रैक है, वो हम्म। अमेरिका के प्रति काफ़ी डोलमोल है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी 40% इन वहाँ से आती है, पैसे आती है। आते हैं, हम्म। पॉलिटिकल क्लाउट है। हम्म। हालांकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कुछ विड्रॉवल्स किए हैं संयुक्त राष्ट्र से, हम्म। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का ये वायलेशन है कि नहीं? इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, बिकॉज अगर काफ़ी जानकार मानते हैं कि ऐसा है, मैं भी मानता हूं कि कुछ मामलों में हो सकता है, क्योंकि आपने एक
इलेक्टेड लीडर, अब ठीक है इलेक्शन रिग्ड हो क्या हो वो बिल्कुल इंटरनल बिल्कुल। डिबेट्स हैं, और आप एक्सटर्नल एक्टर के तौर पे कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को, ये लिमिटेड है। और लिमिटेड होना भी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री, दुनिया में हर कंट्री डेमोक्रेसी नहीं हो जाएगी, और बिल्कुल हर कंट्री में एक जैसा स्तर नहीं हो जाएगा, और पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो जाएगा, और हम जैसा चाहते हैं वैसा चाइना नहीं हो सकता, वैसा रूस बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल। तो ये हर देश की डिफरेंसेस ऑफ अपनी एक स्पेक्ट, रूपरेखा है, किस तरीके से चलना चाहते हैं वो सर। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन जो है वो इस मामले में तो बिल्कुल है, लेकिन अब ये चैलेंज होके हम्म। दो डिबेट्स चलेंगे, एक इंटरनेशनली और एक विद इन द यूएस। यूनाइटेड विद स्टेट्स कांग्रेस में हम्म भी इस बात को उठाया गया है, कई कांग्रेसमैन हम्म। और सेनेटर्स इसके बिल्कुल। खिलाफ हैं, और वो कमला हैरिस ने भी इस रेजोल्यूशन मुद्दे को डाले। उठाया है कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। जी, कांग्रेस में ये उठाया गया है, कई सेनेटर्स ने इसको उठाया है। अब एक तो यह है कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन, हम्म अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 60 से 90 दिन के अंदर कांग्रेस को या तो पहले बताए, हम्म। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल करना चाहते हैं, एक वॉर करना जैसा इराक में हुआ, उसके बिल्कुल। लिए कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होती है। अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन ऐसे एक्सट्रैक्शन में हम्म कांग्रेस को एटलीस्ट बताना चाहिए, बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ना तो बताया ना कुछ किया, तो मेरे ख्याल में वहां भी एक रेजिस्टेंस होगा। इंटरनेशनली तो एक यूएन रेजोल्यूशन आने ही वाला है, कई बिल्कुल। यूएन रेजोल्यूशन आने हम्म। वाले हैं, और उसमें कंट्रीज वोट करेंगे। हालांकि इसका रियल पावर में, रियल पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, हम्म। उस मामले में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी पता है कि यूएन एक टूथलेस बॉडी है, बिल्कुल बिल्कुल। जहां जब तक अमेरिका की बात हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। शांत रहते प्लस हैं बिल्कुल। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अलग फैक्टर ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिपिक्टेड ए रॉ पावर ऑफ यूएस, मतलब उनको बिल्कुल ईरान में उन्होंने जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, जिन्होंने बिल्कुल। हमने पढ़ाई की है इस बारे में, सोचा है, हमने कभी नहीं सोचा था कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स एक्चुअली यूज होंगे। यूज मुझे लगा होंगे। था कि ये डिटरेंस है, लेकिन ट्रम्प हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज किया। ये तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक नए दायरे, एक नया लकीर खींच रहे हैं डिटरेंस का, और हम्म पावर के यूज का। तो इस मामले में काफी कंट्रीज एज पे हैं, जैसे अब अगले लाइन में ईरान की बात की जा रही है, कोलंबिया की हम्म बात की जा रही है, और ग्रीनलैंड की बात की जा रही है। ग्रीनलैंड में हम्म। मिलिट्री इन्वेजन शायद ना हो, बिल्कुल क्योंकि बेस बिल्कुल। उनका ऑलरेडी है वहां पे। हाँ हाँ हाँ। बट ईरान में क्वाइट पॉसिबल कि एक और पॉसिबल है अटैक सर हो जाए, बिल्कुल। और क्योंकि वहां प्रोटेस्ट तो चल ही रही या है। जिस तरह के हालात अवसर वहाँ ईरान में भी बने हुए हैं, सारे जो यूथ है वो सड़कों पर आ गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि बैकिंग कहीं ना कहीं अमेरिका की है, वो पीछे से बैकडोर से उनको हेल्प कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब ट्रम्प पहली एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की जिन्होंने खुलेआम बोला है कि मैं सीआईए को ऑथोराइज करता हूं कि वेनेजुएला के गवर्नमेंट को गिराए। गिराए। ऐसी सीआईए एक एक हम्म। सीक्रेट सीक्रेट ऑपरेशंस एजेंसी है। करता है, सीआईए बिल्कुल। नॉर्मली सीक्रेट, बट ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं सीआईए को ऑथोराइज करता हूं कि ऐसा करे, तो ये ये खुले में सर आपको उन्होंने रख लगता है दिया कि कि हम ऐसा ये करेंगे। एक गुंडई है, दबंगई है ट्रम्प प्रशासन की, कि हम जो चाहते हैं अपने मर्जी से करेंगे, चाहे कोई भी देश हो, अगर हमारे उसमें इंटरेस्ट नजर आते हैं, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े, हम करेंगे। ये तो बिल्कुल बात सही है, ये बाकी 3 साल और है, तो ये हम्म कंट्रीज को देख रहे हैं कहाँ मिनरल्स है, कहाँ ऑयल है, क्योंकि हम्म। ऑयल 300 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पेरिस ऑयल है वेनेजुएला सर के वहाँ पे। पास है। बिल्कुल। लिथियम है, लिथियम की बैटरी बनेगी, हम्म काफ़ी रिसोर्सेज हैं, वेरी वेरी रिसोर्स रिच कंट्री। तो अमेरिका और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई भी ही इज़ नॉट शाय, वो हम्म। कि बोलने में कि हमें क्या चाहिए, वो कह देते हैं कि हमें एक चाहिए, रॉ यूज ऑफ पावर हम लेंगे, हम्म। आपको जो करना है कर लो। क्या सर आपको तो ये भी लगता है ये कि जिस तरीके से अमेरिका का डेफिसिट चल रहा है, बताते हैं कि 30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर के उसकी इकोनॉमी का डेथ हो चुका है, जो कि कर्जे में है, और बहुत ज्यादा जल्दी हो सकता है कि बबल वहां पर फटे, जिस तरीके से वहां पर डाउनफॉल चल रहा है और जॉब्स जा रही हैं, तमाम तरह की इन्फ्लेशन वहां पे देखने में आ रही है। कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ये एक कदम उठा रहा है कि जो रिसोर्सेज बाहर से हैं जिससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल इतना ज्यादा है, ऑयल इतना, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर हैं, उनको कहीं ना कहीं वो कैप्चर करेंगे, और जब दूसरे देशों को बेचेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और तो ये क्या लगता है कि सर ये इकोनॉमी का भी खेल है, तेल का खेल है, या फिर एक नेचुरल रिसोर्स की लड़ाई है सर ये। ये ट्रम्प की कैलकुलेशन बिल्कुल इकोनॉमिक है। हम्म। इसमें कई फैक्ट, इसमें डोमिनेंस भी है और इकोनॉमिक्स फर्स्ट है। इकोनॉमिक भी है इकोनॉमिक्स बिल्कुल। इकोनॉमिक्स इसलिए है क्योंकि आपने जैसा बोला सॉवरेन डेट अमेरिका की काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन हम्म ऐसा नहीं है कि, मेरा मानना है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है। हम्म। अभी भी डॉलर सबसे स्ट्रांग है, सबसे डॉलर स्ट्रॉन्ग है। पिछले 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ पॉजिटिव हुए हैं। हम्म तो
सॉवरेन डेट है, लेकिन अमेरिका की रेजिलियंस जो है वो, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है, बहुत मिक्स ज़्यादा मिक्स्ड है और बड़ी इकोनॉमी है। प्रॉब्लम। 35 ट्रिलियन के आसपास है, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा ये कि ट्रम्प जो इकोनॉमिक फोकस से चल रहे हैं, और आपकी बात ये आपकी बात सही है कि वो चाह रहे हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट्स और टैरिफ के थ्रू हो, चाहे इम्पोजिंग नए ऑयल रिसोर्सेज हों, कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट्स हों, ये सारे हमारे कंट्रीज अमेरिका में आ जाएं, तो ऑब्वियसली अगर बाहर से पैसे आएंगे तो बिल्कुल। डॉलर और स्ट्रांग होगी, बहुत सॉवरेन डेट स्ट्रांग कम होगा। होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इकोनॉमिक एंगल तो इनका बिल्कुल ही साफ है कि हम ये कर रहे हैं अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और अमेरिका के इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए। सर जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर भी उन्होंने दावा ठोक दिया, हालांकि बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं, और वेनेजुएला पे तो कर ही दिया है। जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज और भी, जैसा आपने नाम लिया, क्यूबा का नाम लिया, या और भी बहुत सारे देश हैं, क्या लगता है कि सर ये सिर्फ रिसोर्सेज की लड़ाई है या वर्चस्व की लड़ाई है? क्योंकि वो जानते हैं जिस तरीके से चाइना अप हो रहा है, रशिया बिल्कुल उनके पीछे लगा हुआ है, और रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो आपको लगता है कि ये उनको भी दबाने का, एक सबोटाज करने का एक तरीका है ट्रम्प प्रशासन का, अमेरिका का, कि रशिया को भी आईना दिखाया जाए, उनका तेल वहां से अगर बंद हो जाएगा, भारत लेना कम कर देगा और इनसे सस्ता तेल खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी उनको धक्का लगेगा। फिर चाइना का जितना इन्वॉल्वमेंट वेनेजुएला में था, सब जानते थे कि जो वेनेजुएला का मदुरो प्रशासन था वो किस तरीके चाइना के अंदर कैप्चर हो रखा था। आपको लगता है कि उनको भी सेबोटाज करने के लिए पूरा एक ये रणनीति बनाई जा रही है? आप ग्रीनलैंड की अगला नंबर ग्रीनलैंड का लगा रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई मीन उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में ऐसा लिख भी दिया है कि चाइना हम्म। और रशिया ये ना सोचें कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम अब अमेरिका वापस आ रही है, और ये ना सोचें कि उनका वर्चस्व जो था वो रहेगा। और हम्म। चीन, जैसा आपको पता है कि एक एक लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में इतनी, दे आर नेक डीप, मतलब इतने बिल्कुल। ज़्यादा वहाँ पर उनके इन्वेस्टमेंट करती इन्वेस्टमेंट्स हैं। हैं, पोर्ट्स में। हम्म। तो एक तो वो है। दूसरा, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में सोशलिस्ट रेजिम्स काफ़ी हैं। कोलंबिया इज़ अ लेफ्ट गवर्नमेंट, वेनेजुएला वाज अ लेफ्ट गवर्नमेंट। तो एक तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की भी लड़ाई है, प्लस रिसोर्सेज की मेन लड़ाई है कि हम्म। चाइना को कैसे यहाँ से एज आउट किया जाए। और ऐसा मानना है का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सलाहकारों में के सलाहकारों का कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है, जो आप हम्म। हिंद प्रशांत पे फोकस करके चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे आप ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, और कंट्रीज को जैसे भारत के साथ क्वाड था एक्सेट्रा, वो नीचे चला गया है प्रायोरिटी में। मैं ये नहीं हम्म। बोल रहा हूँ कि वो खत्म हो गया है, बट वो प्रायोरिटी में नीचे चला गया है, और प्रायोरिटी में ऊपर आ गया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो पहले अपने होम को सिक्योर करें, वहाँ पे ड्रग्स की भी बात है, इसीलिए लॉ बिल्कुल बिल्कुल। इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। हम्म। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा स्फीयर। तो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, पुरानी थियोरी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की, हर मेजर पावर अपने आसपास के इन्फ्लुएंस, आसपास के स्फीयर्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, वो हम्म। वापस आ रही है। अब इसके इसके बाद मुझे लगता है कि वो इन कंट्रीज पे फोकस करके वो आर्टिक पे जरूर फोकस करेंगे। आर्टिक एक बड़ा हम्म। बड़ा रीजन है जिस बड़ा पे रीजन अमेरिका है सर। फोकस है, बिल्कुल। और ट्रम्प हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज की मांग के तहत वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी कुछ बदलने वाला है। सर क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटीज में, अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें चल रही हैं सर, उससे इंटरनेशनल प्रेशर कहीं और ज्यादा बढ़ेगा सर? और जो कंट्रीज में आपस में टसल ज्यादा बढ़ सकती है, और आपको लगता है इस इन सब मामलों में, और भारत की स्थिति कहाँ नजर आती है सर आपको इन सब चीजों में? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इतनी उथल पुथल के बाद और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की आर्म ट्विस्टिंग के बाद काफ़ी हम्म। पॉलिसीज चेंज होने वाले हैं। एक, कंट्रीज विल ग्रो मोर प्रोटेक्शनिस्ट, वो अपना देखेंगे, सेल्फ रिलायंट पॉलिसीज बनाएंगे, और इंडिया बना रही है, जापान भी बना रही है। और जितने कंट्रीज जो अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, वो ग्रेजुअली कोशिश करेंगे कि उसको कैसे फेज आउट किया जाए। रिप्लेस तो मुझे नहीं लगता है कि कर पाएंगे कर इन द पाएंगे। नियर टर्म, बट हम्म। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं कि और कोई स्टेबल स्टेबल एक्टर जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, वो हम्म। स्टेबल एक्टर्स कौन कौन से हैं। अमेरिका बिल्कुल स्टेबल एक्टर नहीं रहा। दो तीन रीजन है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी खुद ही इतने उथल पुथल फेज से गुजर रही है, हम्म। वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं की जा सकती। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उनमें लीडरशिप की क्राइसिस है। एक दो लोग हैं जैसे गैविन न्यूसम, बट कितना ऊपर आ पाएंगे ये देखना हम्म। पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इससे सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट होंगे, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी फोकस्ड ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ रुझान है उनका। हालांकि कितना निकल के आता है ये देखना दूर की बात है, बट मुझे लगता है इन द नियर टर्म ये एक एक ज्योग्राफीज
एक एक कंट्रीज निकाल कर अपने इंटरेस्ट्स को ये पहले प्लेस कर देंगे, और एक नया मैप तैयार होगा अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में, जो कि पहले के मैप से ऐसा डिफरेंट होगा। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे चलते चलते, भारत को अब इसमें कहाँ नजर आता है सर? भारत की क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या ये जो वेनेजुएला में, इसको कि तेल का खेल है सर, सब जानते हैं, भारत पे वेनेजुएला से भी तेल खरीदता था, और अब अमेरिका अगर वहां से जब तेल रिसोर्स को सारा अपने कैप्चर कर लेगा तो जाहिर तौर पर भारत को उन सस्ता तेल मिलने की उम्मीद है वहां से। क्या इस पूरे प्रकरण में सर, पूरे एपिसोड में आपको लगता है कि भारत का स्टैंड किस तरीके रहने वाला है, और क्या भारत के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद रहेगा इस तरीके की जो चीजें चल रही है सर इंटरनेशनल कम्युनिटी में? देखिए, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे ऑयल इंडस्ट्री वेनेजुएला की डी नेशनलाइज होती है और किन हम्म। कौन से कंपनीज आते हैं। हालांकि अमेरिकन कंपनी जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी शेवरॉन वहाँ पे हम्म। इन्वेस्टेड थी ऑलरेडी, और वो हम्म। वहाँ से, तो मुझे लगता है वो तो रहेंगी, बट बाकी कंट्रीज भी आएंगी। और ऐसे एज भारत एक ऐसा देश है जो 80% इम्पोर्ट करता है एनर्जी, तो मेरे ख्याल से अगर एनर्जी डी वहाँ से ज़्यादा निकले तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक एक्टर की तरह खरीदने में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। प्लस एक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर भी है कि आप मुझसे अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदें, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, आप रशिया के तेल को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका सैंक्शंस अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो लगाए हुए आप हैं। को एक रियल पॉलिटिक एक्टर की तरह ये हम्म। स्ट्रेटेजिक वो करना पड़ेगा कि कहाँ से तेल सस्ता मिल रहा है, और वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि तेल कहाँ से सस्ता मिल रहा है। बट रूस के साथ रिलेशनशिप जो है, वो अगर हम्म। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वो चाहे कि वो हम उनको चेंज कर उनको लें तोड़ अपने या दें, कुछ वो कर ऐसा, लें, वो तो हाँ, पॉसिबल नहीं है। वो नहीं होगा, क्योंकि अदर कई सेक्टर्स हैं रशिया के और भारत के, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और वो चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि भारत के इंटरेस्ट से एक केयरफुल बैलेंसिंग जो है दिखाई दे रही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ एक बिल्कुल। नोट भी जारी कल किया है, जिन्होंने रिलीज उसमें किया है। बहुत केयरफुल बैलेंसिंग की बात की है, डिप्लोमेसी की बात की है। अ, हम्म। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अगर यूरोप, जो कि हम्म। भारत से ज़्यादा केयरफुल हो रहा है अपने नोट में, क्योंकि उनको लग हम्म। रहा है कि ट्रम्प हावी ना हो जाए, बिल्कुल। अ, उस यू भारत के लिए वो डायरेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला से हमने रिश्ते तो काफ़ी हैं, अच्छे थे, हम्म। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में तेल भी कम कर दिया है। लेकिन एक आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि इंटरनेशनल लीडरशिप के पॉइंट से भारत की पोजीशन बहुत मायने रखती है। हम्म। और उस लेवल से अगर देखें तो यूएन रेजोल्यूशन में मुझे लगता है कि भारत, ऑब्वियस है कि वेनेजुएला इसकी खंडन करेगा। जो जो वेनेजुएला में हुआ, वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन था। मुझे लगता है या तो भारत एब्सेंट होगा हम्म। रेजोल्यूशन में, या फिर उसके अच्छा। उसके अगेंस्ट वोट करेगा। और वो करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे हम्म। लगता है कि ये आप एक उभरते इंटरनेशनल एक्टर हैं, और आपकी हम्म। बात सुनी जाती है, सुननी भी ग्लोबल लेवल पे चाहिए। गूंजती है बिल्कुल। और मायने रखती है। और इससे एक इंटरनेशनल प्रेशर और एक इंटरनेशनल ऑम्बियंस भी बनता है कि बाकी कंट्रीज कैसे बिहेव करें हम्म। इस क्राइसिस में। एक सर जानकारी मैं भी आपको बता दूं कि जो जानकारों से मेरी और भी बात हुई है, उनका कहना है कि जो वेनेजुएला से जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के ऑयल रिजर्व है वहाँ पे, जो ऑयल वहाँ से निकलता है बेस्ट क्वालिटी निकलता है। उसकी हैवी रिफाइनरी हैवी ऑयल है, हाँ। हैवी, उसकी रिफाइनरीज बहुत कम है दुनिया में, जबकि एक रिफाइनरी भारत में रिलायंस के पास है, जो कि बहुत बड़ी रिफाइनरी बनाई हुई जामनगर में। क्योंकि रिलायंस इसमें इंडस्ट्री को फायदा होना है, अगर वहां से ज्यादा तेल आएगा तो कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ। और हमने देखा भी पिछले कुछ समय में कि ट्रंप और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन जो अनिल अंबानी हैं, उनकी मुलाकात, मुकेश अंबानी वहाँ की है, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके पीछे भारत के स्ट्रेटेजिक तौर पे भी देखा जा रहा है कि फायदा भारत को आने वाले समय में पेट्रोल के क्षेत्र में हो सकता है रिलायंस के थ्रू। ये ऐसा जानकारों का कहना है जो हमारी बातचीत हुई है और लोगों से। जी। हाँ, मुझे लगता है कि एक जो एक स्ट्रैटेजी इंटरनेशनली बनेगी, उसमें हम्म। अब सारे कंट्रीज के ऑयल इन्वेस्टर्स और जो एक्टर्स हैं वो अपने आप को रिपोजिशन करेंगे। और एक हम्म। एक ये तो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम और एक ओपन इकोनॉमी के थ्रू वर्क करेगी, जहाँ हम्म। भी फायदेमंद किफ़ायती ऑयल मिलेगा वहाँ पे लोग मूव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है भारत के स्टैंड पॉइंट से हम्म। क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी, ये हम्म। दोनों सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और इंपॉर्टेंट उसकी है। तरफ हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे माहौल में जहाँ पे इतने डिस्टरबेंसेस इतनी रैपिडिटी के साथ आ रहे हैं, हम्म। वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हर कंट्रीज को हो रही है, और उससे भारत अलग नहीं है।
जाहिर तौर पर जो आप बात कह रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी उस टाइम चल रहा है, चाहे अमेरिका की तरफ से हो, रशिया की तरफ से हो, चाइना की तरफ से हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिसोर्सिस को लेकर एक लड़ाई हो रही है। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे आने वाले टाइम में वही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है और जनता समझ भी रही है कि क्या अभी जो वेनेजुएला में हो रहा है आने वाले टाइम में ग्रीनलैंड में देख सकते हैं, और भी देशों में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रिसोर्सेज की लड़ाई है। वेनेजुएला के खिलाफ जो हुआ वो उनका अपना एक स्टैंड रहा अमेरिका का, वो कि क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। लेकिन इतना जरूर इस समझ में आता है विवेक जी की ये पूरी जो लड़ाई है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की है और दबंगई की है, कि दबंगई के जरिए अपने को किस तरीके मजबूत करा जाए, जो छोटी कंट्रीज हैं उनको सबोटाज किया जाए। और ये लगता है मुझे कि आने वाले समय में कंटिन्यू रहने वाला है सर। अब बिल्कुल, ये तो अभी तो अब 3 साल बाकी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। और एक पुरानी कहावत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कि द स्ट्रांग मस्ट डू व्हाट दे वांट एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट। एब्सोल्युटली सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए हमारे साथ, अमेरिका को लेकर जो भी चल रहा है। उम्मीद है कि सर हम आगे आपसे जुड़ते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे आपसे, कि क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा कि ये तो चलता रहेगा, तो हम भी आगे जुड़ते रहेंगे और आपसे जानकारी लेते रहेंगे सर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।